नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। अभी देखिए हम शेखावाटी मिशन 100 के तहत जो है अभी बात करने वाले हैं। जो अपना समाचारों वाला जो टॉपिक रहता है, जो 11वीं और 12वीं में सेम रूप से जो किताब चलती है, उसमें से भी कुछ बिंदु हमारे यहाँ दिए गए हैं, तो उनको लेके अभी अभी जो है हम बात करने वाले हैं। तो देखिए पहला हमारा सवाल जो रहेगा कि समाचार जो है वो क्या होते हैं। तो समाचार जो है नवीनतम घटनाओं और समसामयिक विषयों पर जो है तथ्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं, जिन्हें मुद्रण, प्रसारण, अंतर्जाल यानी इंटरनेट की सहायता से जो है पहुँचाया जाता है। ठीक है। समाचार लेखन के अगर आपसे प्रकार पूछे तो समाचार लेखन जो वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है प्रिंट मीडिया, जिसको छापाखाना या मुद्रित माध्यम जिसको कहते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मतलब अपने मोबाइल वगैरह में आता है। इंटरनेट भी उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये 3 समाचार लेखन के जो प्रकार हैं वो आपको याद करने हैं। आगे जो है समाचार बनाने के लिए 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ककार जो है वो कौन-कौन से होते हैं 6। सबसे पहले बात करें तो जो इंट्रो में काम में आते हैं अपने वो है क्या, दूसरा अपने है कौन, और तीसरा आता है कब, और चौथा आता है कहाँ। तो 4 जो है वो सब खबर में जो है इंट्रो के रूप में काम में आते हैं, और विस्तृत सूचना के रूप में 2 अपने काम में आते हैं, एक तो क्यों और एक कैसे। और दूसरा हमारा रहेगा कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। समाचार लेखन की जो है सबसे सुप्रसिद्ध अगर पद्धति की बात की जाए, सबसे सुप्रसिद्ध अगर शैली की बात की जाए, तो वो है अपने उल्टा पिरामिड शैली। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है इंट्रो, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। समाचारों की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है इंट्रो में दी जाती है। फिर बात करें बॉडी, तो इसमें सूचना जो है थोड़ी विस्तृत रूप में दी जाती है। और लास्ट में आता है समापन, इसमें सूचना का जो है वो समापन किया जाता है। तो ये भी आपको याद करना है। आगे बात करें तो अच्छे लेखन के लिए कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो वाक्य छोटे होने चाहिए, जटिल वाक्यों की तुलना में सरल वाक्य होने चाहिए। अगर बात करें दूसरे की, तो आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का प्रयोग आपको करना है, और उपयुक्त मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अशुद्धियों का थोड़ा ध्यान रखना है। लेखन में जो है वो थोड़ी अच्छी सुंदर होनी चाहिए लेखन कला जो है आपकी। और छठा है कि भावनाओं, विचारों और तथ्यों को जो है वरीयता वहाँ पर देनी चाहिए। सातवां है कि अच्छे लेखन में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का जो है वो धैर्य भी आप में होना चाहिए। अगला है कि पत्रकारीय लेखन जो है वो क्या होता है। तो देखिए अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम आने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं और तक जो है सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का जो है इस्तेमाल करते हैं, और इससे ही जो है पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। जैसे समाचार लेखन है, फीचर लेखन है, संपादन लेखन है, स्तंभ लेखन है। तो ये जो आता है अपने अखबार के बीच वाला जो भाग आता है, एक पेज का जो वहाँ पर अखबार आता है। पत्रकारीय लेखन जो होता है, पत्रकारीय जो पृष्ठ होता है वो मतलब अखबार की आत्मा भी कहलाता है। ठीक है। पत्रकारों के प्रकार आपसे पूछे तो पत्रकारों के प्रकार आपको 3 बताने हैं। जैसे पूर्णकालिक पत्रकार है, तो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी जो कर्मचारी होता है वो पूर्णकालिक पत्रकार होता है। दूसरा है कि अंशकालिक पत्रकार, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला जो पत्रकार होता है वो अंशकालीन पत्रकार कहलाता है। तीसरा है कि फ्रीलांसर पत्रकार, इसका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए जो है लिखने का काम करता है। ठीक है। आगे मैं बात करूँ फीचर क्या होता है, तो फीचर आमतौर पर जो है तथ्यों, सूचनाओं, विचारों पर आधारित एक कथात्मक विवरण जो है वो होता है। फीचर मनोरंजक भी हो सकता है, सरस के साथ साथ कलात्मक भी होना चाहिए। इसमें जो है खोजपरक फीचर हो सकता है, यात्रा फीचर है, साक्षात्कार फीचर है, व्यक्तिगत फीचर है, रेडियो फीचर है। ठीक है। इस प्रकार के फीचर जो है वो फीचर के उदाहरण भी माने जाते हैं, प्रकार भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है कि विशेष रिपोर्ट क्या होती है। तो अखबारों, पत्रिकाओं, टीवी के सामान्य समाचारों के अलावा किसी विषय पर जो है गहरी छानबीन या विश्लेषणात्मक, अनुसंधानात्मक, व्याख्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, तो उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। ऐसी रिपोर्ट किसी समकालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषय पर प्रकाशित की जाती है। ये उल्टा पिरामिड शैली का उदाहरण मानी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली का ये मिश्रण रूप जो है वो मानी जाती है। विशेष रिपोर्ट के अगर प्रकार आपसे पूछे तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे खोजी रिपोर्ट है, तो ऐसी रिपोर्ट में रिपोर्टर जो है मौलिक शोध या छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाओं, तथ्यों को सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं होते। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर जो है भ्रष्टाचार है, अनियमितताओं और गड़बड़ी जो होती है उसको उजागर करने के लिए किया जाता है। दूसरे में बात करूँ तो इन डेप्थ रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों को जो है गहरी छानबीन वहाँ पर की जाती है, और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण जो पहलू हैं वो लोगों के सामने लाए जाते हैं। आगे बात करें तो स्तंभ लेखन देखिए क्या होता है। तो स्तंभ लेखन ये विचार परक लेखन का एक रूप माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपनी खास लेखन शैली या वैचारिक रुझान के कारण जो है लोकप्रिय होते हैं। ऐसे लेखकों को अखबार में एक नियमित स्तंभ के रूप में जो है वो लिखने का काम दिया जाता है। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें विचार व्यक्त करने के स्तंभ लेखक को पूरी आज़ादी होती है। कुछ स्तंभ लेखन इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि अखबार भी उसी के कारण जो है वो चलने लग जाता है। ठीक है। अगला है कि संपादक के नाम पत्र जो है वो क्या होता है। तो सभी अखबारों में एक स्थायी स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के जो पाठक होते हैं वो न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, बल्कि लोगों की समस्याओं को भी उठाते हैं। तो एक तरह से ये अपने कह सकते हैं कि जनमत को प्रतिबिंबित करते हैं, और साथ नए
जो लेखक होते हैं उनका हाथ मांझने का भी एक अच्छा अवसर जो है वहाँ पर मिल जाता है। तो संपादक के नाम पत्र पता होगा आपको। चलिए, लेख क्या होता है? तो अखबार में संपादकीय जो पृष्ठ होता है उस पर समसामयिक जो मुद्दे होते हैं, जो विषय होते हैं, उन पर वरिष्ठ पत्रकारों और विषय विशेषज्ञ जो होते हैं उनके द्वारा जो लेख प्रकाशित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है लेख। और इन लेखकों के जो विचार हैं उनको प्रमुखता दी जाती है और लेखक इन लेखों में तथ्यों और सूचनाओं का विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए जो है अपनी राय भी प्रस्तुत वहाँ पर कर सकता है। देखिए अगला है कि ऑफ हेड एड क्या होता है? तो समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ के सामने प्रकाशित होने वाला वह पन्ना जिसमें विश्लेषण, फीचर, साक्षात्कार, विचारपूर्ण टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं। अंग्रेजी के हिंदू और इंडिया एक्सप्रेस जैसे अखबारों में जो है ऑफ एड पृष्ठ भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, अगला है कि डेडलाइन क्या होती है? तो समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। अगर कोई समाचार डेडलाइन निकलने के बाद मिलता है तो आम तौर पर उसके प्रकाशित या प्रसारित होने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है। अगला है कि डेस्क क्या होती है? तो समाचार माध्यमों में डेस्क का आज से संपादन से होता है। समाचार माध्यमों में मोटे तौर पर अगर बात करें तो संपादकीय कक्ष जो होता है डेस्क और रिपोर्टिंग में बटा होता है। डेस्क पर समाचारों को संपादित किया जाता है, उसे छपने योग्य बनाया जाता है। डेस्क टेबल को कह सकते हैं, है ना। अगला है कि न्यूज पेग। तो न्यूज पेग क्या होता है? न्यूज पेग का अर्थ होता है किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस ताज़ा घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ गया है। जैसे शहर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर फीचर का न्यूज़ पेज सबसे ताज़ी वह घटना होगी जिसमें किसी महिला के खिलाफ अपराध हुआ है। ठीक है, तो वो होगा न्यूज़ पेज। अगला है कि पीत पत्रकारिता क्या होती है? इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जो है 19वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में हुआ था। इसमें जो है सनसनी फैलाने का तत्व प्रमुख होता है। उस समय के प्रमुख समाचार पत्रों ने पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहें जो है वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़ और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित किया, तो वो कहलाती है पीत पत्रकारिता। अगला है पेज थ्री पत्रकारिता। तो पेज थ्री पत्रकारिता का तात्पर्य होता है ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन है, अमीरों की पार्टियों, महफिलों, जाने माने लोग हैं के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। ये आमतौर पर समाचार पत्रों के तीसरे पृष्ठ पर जो है प्रकाशित होते हैं, इसलिए इन्हें पेज थ्री पत्रकारिता कहते हैं। याद हो गया होगा। चलिए अगला है कि एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है? तो रेडियो प्रसारण की एक विशेष तकनीक जिसमें फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है। एफएम तकनीक अपेक्षाकृत नई है, इसके प्रसारण की तकनीक बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसका दायरा जो है वो थोड़ा सीमित होता है। अगला है कि बिट क्या होती है? तो समाचार पत्र या अन्य समाचार माध्यमों के द्वारा अपने संवाददाता को किसी क्षेत्र या विषय विशेष की दैनिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी दी जाती है। इसे क्षेत्र या विषय को ही बिट कहा जाता है। जैसे कोई संवाददाता शिक्षा की बिट कवर कर रहा है तो तो कोई खेल की बिट कर रहा है। ठीक है, अगला है कि बिट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या होता है? तो बिट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, उनकी दिलचस्पी उसमें होनी चाहिए। जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में जो है सामान्य अखबारों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र विशेष या विषय से जुड़ी घटनाओं या मुद्दों या समस्याओं पर बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। यानी विशेष का रहेगा इसमें और ऊपर वाले में सामान्य का रहेगा। बिट रिपोर्टर को अपनी बिट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं, जबकि विशेषीकृत जो रिपोर्टर होता है उसमें तथ्यों का विश्लेषण करके उसकी तह तक जाकर उसके कारणों का पता लगाना वहाँ पर होता है। अगला है कि बिट रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं और जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। कहते हैं ना कि विशेष संवाददाता ने यह जानकारी दी है। अगला है स्टिंग ऑपरेशन। जब किसी टेलीविजन चैनल का पत्रकार छुपे टेलीविजन या कैमरे की मदद से कोई गैर कानूनी, अवैध या असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है और फिर उसे अपने चैनल पर दिखाता है तो इससे कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन। तो जैसे ऑपरेशन दुर्योधन है, ऑपरेशन चक्रव्यूह है, ये उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है कि विशेष लेखन का विषय जो है वो क्या होता है? तो विशेष लेखन का विषय जैसे शिक्षा हो सकता है, खेलकूद हो सकता है, फैशन हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, स्वास्थ्य है, विज्ञान है, पर्यावरण आदि हो सकते हैं। अगला है पत्रकारीय विशेषज्ञता। तो पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ है कि व्यावसायिक रूप से प्रकाशित न होने के बावजूद उस विषय के में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को उस हद तक विकसित करना, उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं, मुद्दों की आप सहजता से व्याख्या कर सकें, पाठकों के लिए उसके मायने स्पष्ट कर सकें, तो वो होगी पत्रकारीय विशेषज्ञता। ठीक है, अगला है कि पत्रकारिता की विशेषज्ञता आप कैसे हासिल कर सकते हैं? तो उस समय जो जिस विषय पर आप पत्रकारिता कर रहे हैं उस विषय से संबंधित पुस्तकें आपको खूब पढ़नी चाहिए। उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके आपको एक फाइल बनानी चाहिए। उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख हैं, विचारों की कटिंग है जो है वो आपके पास होनी चाहिए। उस विषय से संबंधित जो संदर्भ सामग्री है जितनी आप जुटा सकें उतनी आपको जुटानी चाहिए। अगला है कि उस विषय का शब्दकोश या एनसाइक्लोपीडिया जो है वो आपके पास होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी उसमें दिलचस्पी होना बहुत ज़रूरी है। अगला है कि कविता लेखन की प्रक्रिया है वो आपको बतानी है कि शब्दों से मेलजोल
कविता की पहली शर्त है, शब्दों में मेल-जोल करना आपको आना चाहिए, अतः आरंभ में शब्दों से खेलना चाहिए आपको। उदाहरण जैसे अक्कड़-वक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, तो ये उदाहरण हो गया। अगला है कि कविता जो है भाषा में होती है, इसलिए भाषा का जो है सम्यक ज्ञान आपको होना चाहिए। भाषा प्रचलित और सहज होने पर संरचना ऐसी हो कि वह पाठक को नहीं लगे, तो आपकी कविता खूब चलेगी। अगला है कि कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, अतः आवश्यकता अनुसार संकेतों का प्रयोग भी करना चाहिए। अगला है कि छंद के अनुशासन से ही आंतरिक लय का निर्वाह संपन्न होता है, अतः छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों तरह की कविता रचना करना आपको आना चाहिए, दोनों का ज्ञान आपको होना चाहिए। आगे मैं बात करूँ तो कविता समय विशेष का उपज मानी जाती है, उसका स्वरूप समय के साथ-साथ बदलता भी रहता है, अतः समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। अगला है कि कम शब्दों में अपनी बात कहना और कभी-कभी शब्दों या वाक्यों के बीच अनकहा छोड़ देना अच्छी कविता की विशेषता मानी जाती है। अगला है कि अच्छी कविता के लिए कवि में जो है प्रतिभा होना बहुत ज़रूरी है। अगला है कि कवि के लिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। नाटक की विशेषताएँ आपको पूछी जा सकती हैं, तो नाटक की एक ऐसी विधा है जिसमें हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है, अतः यहाँ की नाटक की कहानी जो है बेशक भूतकाल और भविष्य काल से संबंधित होनी चाहिए। वर्तमान काल में वो घटित होना उसे पड़ता ही है, ठीक है। अगला है कि नाटककार को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है, फिर उन्हें एक निश्चित क्रम में जो है वो रखना होता है। आगे बात करें तो एक अच्छा नाट्यकार वही होता है जो कथा को आपसी बहस से मुबहस से आगे जो है वो बढ़ाता है। अगला है कि नाटक और रंगमंच जैसी विधा का सर्जन जो है वो मूलतः अस्वीकार के भीतर ही होता है, ठीक है। तो आपको वो सारा ज्ञान आपको होना चाहिए। आगे बात करें तो नाटक के तत्वों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो समय का बंधन जो है वो नाटक के तत्वों में प्रमुख आता है कि नाटक को एक निश्चित समय में जो है वो पूरा करना आवश्यक होता है। नाटक की विषय वस्तु चाहे भूतकाल में हो रही हो, भविष्य काल की हो, दोनों ही स्थितियों में वर्तमान काल में उसे संयोजित करना पड़ता है। यानी नाटक में 3 अंक होते हैं, प्रत्येक अंक जो है वो 48 मिनट का होता है। आगे बात करें तो शब्द चयन जो है आपका कैसा होना चाहिए, तो नाटक के लिए शब्दों का विशेष महत्व है। नाट्य शास्त्र में भी वाचिक और अर्थात बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा गया है। तो नाटककार को के लिए ज़रूरी भी है कि वह अधिक से अधिक जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग वहाँ पर करे। अपने आप में जो है वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक उसे होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ के स्थान पर जो है व्यंजनात्मक अर्थ या व्यंजित अर्थ की प्रधानता उसमें होनी चाहिए। आगे बात करें कथ्य या कथानक की, तो नाटककार को कथ्य की कहानी के रूप में किसी शिल्प फॉर्म या संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसलिए घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव, उनका सही क्रम जो है वो लिखना आना बहुत ज़रूरी है। यानी ज़ीरो से लेके आपको जो है ऊँचाई तक पहुँचना है। आगे बात करें संवाद क्या होता है, तो नाटक का सबसे ज़रूरी और सशक्त माध्यम जो है वो संवाद होता है। अन्य विधाओं में संवाद इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाटक का जो है बिना संवादों के काम चल ही नहीं सकता। नाटक के लिए तनाव जो है, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व जो है अनिवार्य हैं। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद होना भी बहुत ज़रूरी है। सशक्त नाटक में लिखे और बोले जाने वाले संवादों से ज़्यादा जो है अनलिखे व अनकहे संवादों का ज़्यादा महत्व होता है। अंग्रेजी भाषा में इन्हें कहते हैं सब टेक्स्ट कहा जाता है। आगे बात करें तो चरित्र चित्रणों को लेके, तो एक अच्छे नाटक के लिए ज़रूरी है कि उनके जो कैरेक्टर्स आपने काम में लिए हैं वो सपाट, सतही और टाइप्ड न होकर बिल्कुल स्वाभाविक और ज़िंदा लगने चाहिए, ठीक है। आगे है कि कहानी का इतिहास आपसे पूछा जा सकता है, तो कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास माना जाता है, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है और धीरे-धीरे कहानी कहने की आदिम कला का जो है विकास होने लगा था। कथात्मक कहानियाँ सुनाते थे, कथावाचक जो है वो कहानियाँ सुनाते थे। कहानियों में घटनाओं, युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध आदि के किस्से भी सुनाया जाता था। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है, अतः सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते-सुनाते उसमें कल्पनाओं का भी समावेश होने लगा, क्योंकि प्रायः मनुष्य वही सुनना चाहता है जो उसे प्रिय है। ठीक है? इसलिए कल्पनाओं का सहारा लेना भी पड़ा था। हम कहानी के नायक की हार पसंद कभी नहीं करते, अतः कथावाचक अपनी कल्पना के माध्यम से नायक की वीरता, शूरता आदि, उदारता आदि गुणों का जो है बखान हमेशा करेगा ही करेगा। अच्छा उसको दिखाना है। हमारे देश में कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है और देश के कई भागों में जो है, विशेष रूप से राजस्थान में आज भी जो है वो बड़े बुजुर्ग जो है बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। और प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ ही जो है संचार का प्रमुख और लोकप्रिय माध्यम रही है। धर्म प्रचार जो है वो पुण्य ने कहानियों को ही अपना माध्यम बनाया। शिक्षा का माध्यम भी कहानियाँ ही हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ शिक्षाप्रद हैं। आगे बात करें तो कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, देखिए। तो कहानी के तत्वों में जो है, कहानी का केंद्रीय बिंदु जो है वो कथानक होता है। कथानक के कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक किसी भी घटना और पात्रों का उल्लेख जो है वो किया जाता है। सभी जो घटनाएँ हैं, पात्र हैं, उनका उल्लेख वहाँ पर किया जाता है। कथानक में 3 स्थितियाँ होती हैं, प्रारंभ होता है, मध्य होता है और अंत होता है। कथानक आगे बढ़ता है, उसमें द्वंद्व तत्व भी होता है, द्वंद्व का अर्थ बाधा भी होती है। द्वंद्व कहानी की रोचकता प्रदान करता है। कथानक की क्रूरता की शर्त यही होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने में जो है बाद ही समाप्त हो। आगे है कि देशकाल। देशकाल का मतलब वातावरण से है कि कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व देशकाल है, जो कहानी को प्रामाणिकता और रोचकता प्रदान करता है। देश का अर्थ है स्थान और काल का अर्थ है समय। यानी कहानी के घटित होने का स्थान और समय जो है वो देशकाल कहलाता है।
आगे बात करें तो पात्र कहानी का महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना जाता है। पात्र कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतना ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उसके संवाद लिखने में होगी। कहानीकार को ये पता होना चाहिए कि पात्रों के गुणों का स्वयं बखान न करके पात्रों के क्रियाकलापों अथवा अन्य लोगों के कथनों द्वारा है वो प्रकट करे। आगे है कि संवाद और कथोपकथन। देखिए कहानी के पात्रों के संवाद जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना जो है पात्र की जो कल्पना है वो मुश्किल हो जाती है। संवाद की कहानी के जो पात्र स्थापित हैं, विकसित हैं, उनको वही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अतः कहानी के पात्रों द्वारा जो बोले गए संवाद हैं, वो उनके स्वभाव के अनुकूल होने चाहिए, ठीक है? उनकी पृष्ठभूमि के अनुकूल हो, उनके विश्वासों, आदर्शों और स्थितियों के अनुकूल वहाँ पर होने चाहिए। जहाँ तक संभव वो संवाद जो है वो छोटे-छोटे होने चाहिए, अधिक लंबे वाले संवाद जो हैं, उससे लोग ऊब जाते हैं। आगे रहता है चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स जो कहते हैं, लास्ट में आता है। कथानक के अनुसार कहानी का जो चरमोत्कर्ष है यानी क्लाइमेक्स जो है उसका जो चित्रण है बहुत ही सावधानी से आपको करना चाहिए, क्योंकि भावों या पात्रों की अतिरिक्त अभिव्यक्ति जो है वो क्लाइमेक्स में ही जो है प्रभाव डालती है। वैसे प्रभाव उसमें जो है कम नहीं होना चाहिए। कहानीकार का उद्देश्य मूर्ति के प्रति जो है पूर्ति के प्रति जो है अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाषण में बदल सकता है। अतः लेखक को ये प्रयत्न करना चाहिए कि पाठक को इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि पाठक ये महसूस करे कि वह स्वयं जो है उस क्लाइमेक्स पर पहुँचा है, उसने जो भी निर्णय निकाला है उसका वह अपना है, ठीक है? कविता में बिंब विधान जो है वो क्या होता है, तो किसी शब्द को पढ़कर या सुनकर जब हमारे मन में कोई चित्र उभरता है तो उसे काव्य की भाषा में बिंब कहा जाता है। कविता में बिंब का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कविता में जो है चित्रमय शब्दों का प्रयोग भी करने से उसकी जो ग्रहण करने की जो योग्यता है वो बढ़ जाती है। बिंब के माध्यम से किसी अनुभूति को सही कविता में जो है वो ढाला जा सकता है, जो सहज ही समझ में आ सकती है। उदाहरण के लिए पंत जी की संध्या के बाद की ये पंक्तियाँ जो है पढ़ लीजिए कि तट पर बगुलों की वृद्धाएँ विधवाएँ जप ध्यान में मग्न हैं, मंत्र धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतरोदन। ठीक है? दिमाग में चित्र छप गया होगा। चलिए अगला है कि काव्य गुण क्या होता है? तो काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को कहा जाता है काव्य गुण। देखिए ये अपने जो अभी ऊपर वाला जो भाग अपना हो चुका है, अभी जो है अपने काव्य शास्त्र में फिर से आए हैं। देखिए काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को काव्य गुण कहा जाता है। काव्य गुणों के प्रकार पूछे तो 3 बता देने हैं। एक तो है माधुर्य गुण, ठीक है? माधुर्य गुण के बारे में मेरा पहले भी बताया हुआ है। दूसरा है हमारा ओज गुण और तीसरा अपना जो रहेगा वो रहेगा प्रसाद गुण, ठीक है? तीनों को आपको याद करना है, तीनों की परिभाषाएँ आपको याद होनी चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ फटाफट से, ताकि आपको अन्य प्रकार की कोई जो है रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े। तो माधुर्य गुण वह होता है जो चित्त को पिघलाकर उसे आह्लाद यानी प्रसन्नचित्त कर देता है। माधुर्य गुण का संबंध जो है श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है, ठीक है? उदाहरण आपको ये पढ़ लेने हैं। अगला है ओज गुण। तो ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण काव्य में उत्साह, उत्तेजना और तेजस्विता उत्पन्न हो। तो ओज गुण जो है वो वीर, रौद्र और वीभत्स रस जो होते हैं उनमें होता है। अगला है प्रसाद गुण। जिस काव्य रचना को पढ़ते या सुनते समय उसका अर्थ तुरंत ही समझ में आ जाए तो वहाँ पर होता है प्रसाद गुण, ठीक है? काव्य दोष की बात करें तो काव्य की रसानुभूति में बाधक जो तत्व होते हैं वो काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य दोषों के प्रकार जो हैं वो ये रहे आपके सामने। पहला है च्युत संस्कृति दोष। जब व्याकरण विरुद्ध, व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो भाषा के संस्कार से गिरने का कारण जो है च्युत संस्कृति दोष जो है वहाँ पर होता है। संस्कृति का आशय यहाँ जो है व्याकरण से है। जिसे क्षण भर रहा उजाला में, यह उजाला को स्थान पर उजाले का प्रयोग वहाँ पर किया जाना चाहिए था, ठीक है? दूसरा है अश्लील दोष। तो काव्य में जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो जुगुप्सा सूचक या लज्जा सूचक होते हैं, उन जो सभ्य समाज के लिए जो है लज्जा का कारण होते हैं, तो वे वहाँ पर होता है अश्लीलत्व दोष। जैसे रावण की सभा में अंगद का पाद। तो पाद शब्द का अर्थ यहाँ पर पैर के साथ जो है अपान वायु भी है, जो जुगुप्सा सूचक है, तो ये ठीक नहीं है। चलिए तीसरा है कि क्लिष्टत्व दोष। तो जब किसी काव्य पंक्ति में ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग हो जाए जिनका अर्थ लगाना मुश्किल होता है तो वहाँ पर होता है क्लिष्टत्व दोष, ठीक है? अगला है न्यून पदत्व दोष। जब वाक्य में अर्थ ज्ञान के लिए आवश्यक होने पर भी किसी शब्द का प्रयोग न हो वहाँ पर, तो वहाँ पर होता है न्यून पद दोष, यानी किसी पद की वहाँ पर कमी होती है। आगे बात करें तो अधिक पद दोष। तो जब काव्य में ऐसे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनको हटा देने से ही काव्य के अर्थ ग्रहण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, तो वहाँ पर होता है अधिक पद दोष। अगला है अकर्मत्व दोष। जब वाक्य में शब्दों का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से अनुचित है तो वहाँ पर होता है अकर्मत्व दोष। और ये दोष जो है विभक्ति चिन्हों है, अवयवों है, उपसर्ग आदि के कारण क्रम भंग के कारण होता है। अगला है दुष्कर्मत्व दोष। जहाँ शास्त्रों या परंपरा के विरुद्ध प्रसिद्ध कर्म के विपरीत कोई बात वर्णित की जाए तो वहाँ पर होता है दुष्कर्मत्व दोष। अगला है पुनरुक्त दोष। तो जब एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ पर होता है पुनरुक्त दोष। चलिए अभी आगे बात करें तो यहाँ पर अगला है ग्रामत्व दोष। जब काव्य में शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृतिक सूचक या गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर होता है ग्रामत्व दोष। अगला है श्रुति कटत्व दोष। जब काव्य में कानों को सुनने में कठोर कर्कश लगे वर्ण परुष, तो ऐसे वर्णों का प्रयोग जहाँ पर हो जाए वहाँ पर होता है श्रुति कटुत्व दोष। अगला है अप्रतीत्व दोष।
जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें कहते हैं अप्रतित्व दोष। ठीक है, ये सारा का सारा आपके समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज फटाफट थोड़ा-सा करवा रहे हैं तो आपके लिए ही हो रहा है सारा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।